नमस्कार और आज की डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जी। ये जुड़ा है पारदर्शिता और जवाबदेही से। हम बात कर रहे हैं हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 की। हाँ, 2012 वाला एक्ट। बिल्कुल। और खास तौर पे हम देखेंगे कि किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे रद्द हो सकता है और फिर उसके बाद क्या होता है। जी। हमारा सोर्स तो एक्ट का ऑफिशियल टेक्स्ट ही है जी। और इस डीप डाइव का मिशन है धारा 59, 60 और 61 को समझना, मतलब पूरी प्रक्रिया। बिल्कुल। और ये धाराएं एक तरह से पूरा ढांचा तय करती हैं कि भाई अगर कोई सोसाइटी रास्ते से भटक जाए, मतलब अपने मकसद से हट जाए या नियम ना माने, हाँ, तो क्या किया जा सकता है। धारा 59 बताती है कि किन वजहों से रजिस्ट्रार कैंसलेशन पर विचार कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वजहें क्या हैं? मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां रजिस्ट्रार को लगता है कि एक्शन लेना जरूरी है? देखिए, मोटे तौर पर 4 मुख्य स्थितियां बताई गई हैं इसमें। ठीक है। पहला तो ये कि अगर सोसाइटी एक्ट या उसके रूल्स का उल्लंघन करती है। ठीक है। दूसरा, अगर वो दिवालिया हो गई है या मतलब होने वाली है, इंसॉल्वेंट। ओके। तीसरा, अगर उसका कामकाज फ्रॉड तरीके से चल रहा है या फिर वो उन लक्ष्यों के हिसाब से काम नहीं कर रही जो उसके मेमोरेंडम या बायलॉज में लिखे हैं। और एक चौथा आधार भी है शायद, जो सुनने में थोड़ा गंभीर लगता है, गैरकानूनी गतिविधि। हाँ, बिल्कुल। चौथा आधार यही है कि सोसाइटी कोई गैरकानूनी काम कर रही है या अपने कब्जे वाली जगह पर ऐसा होने दे रही है। और एक्ट इसको कैसे डिफाइन करता है? मतलब गैरकानूनी गतिविधि क्या है इसके हिसाब से? एक्ट साफ कहता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी गैरकानूनी मानी जाएगी जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक दंडनीय अपराध हो, मतलब पनिशेबल ऑफेंस। अच्छा, तो ये एक तरह से पक्का करता है कि सोसाइटीज कानून के दायरे में ही रहें। ये आधार तो काफी साफ है, लेकिन क्या रजिस्ट्रार बस इन आधारों को देखकर सीधा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं या कोई प्रोसेस है? मतलब संतुलन कैसे बनता है यहाँ? नहीं, ये एक तरफा नहीं होता, पूरी एक प्रक्रिया है इसकी। रजिस्ट्रार पहले क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या किसी और अफसर से जांच करवाते हैं। जांच होती है पहले? जी। फिर जब रिपोर्ट आ जाती है तो सोसाइटी को एक कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस भेजते हैं। ओके। उसमें लिखा होता है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना रद्द किया जाए। उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। यानी सोसाइटी को सुना जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल। और क्या इसमें आम जनता की भी कोई भूमिका होती है कहीं? हाँ, यहीं पे वो पारदर्शिता वाली बात आती है। सोसाइटी को अपना पक्ष रखने का मौका देने के बाद एक पब्लिक नोटिस भी निकाला जाता है। अच्छा। उसमें आम लोगों से आपत्तियां मांगी जाती हैं कि भाई अगर किसी को लगता है कि रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होना चाहिए तो वो अपनी बात रखे। रजिस्ट्रार फिर सोसाइटी और जनता दोनों की आपत्तियों पर विचार करते हैं। उसके बाद ही फाइनल फैसला होता है। तो ये प्रक्रिया पक्का करती है कि फैसला मन माना ना लगे। तो पूरी प्रक्रिया है जांच, सुनवाई, पब्लिक ऑब्जेक्शन। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये सब हो गया और रजिस्ट्रार ने फैसला किया कि रजिस्ट्रेशन रद्द करना है। अब आते हैं धारा 60। इसके नतीजे क्या होते हैं? सोसाइटी के लिए इसका तुरंत क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है सोसाइटी को फौरन अपना सारा बिजनेस, सारा कामकाज बंद करना होगा। एकदम से? हाँ, बस वही काम चलते रह सकते हैं जो उसे ठीक से बंद करने के लिए जरूरी हो। जैसे मान लीजिए कोई पैसा लेना है या किसी का देना है। अच्छा, वाइंडिंग अप के लिए? जी। एक्ट में इसे बेनिफिशियल वाइंडिंग अप कहा गया है। इसके लिए सोसाइटी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके खुद को भंग करने की, डिसॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। और जो सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेयरर्स, उनका क्या? रजिस्ट्रेशन रद्द होने से क्या उनकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक्ट साफ कहता है कि पदाधिकारियों के जो लायबिलिटी हैं वो वैसी ही बने रहेगी। अच्छा। और उसे वैसे ही लागू किया जा सकता है जैसे कि रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ ही ना हो। मतलब कैंसिलेशन उन्हें उनकी पर्सनल या कलेक्टिव जिम्मेदारियों से बचाता नहीं है, खासकर अगर कोई पैसों की गड़बड़ी या फ्रॉड वगैरह हुआ हो। समझ गई। तो काम बंद, पदाधिकारी जिम्मेदार, लेकिन जो सोसाइटी की संपत्ति है, उसकी देनदारियां हैं, उनका फाइनल निपटारा कैसे होता है? शायद यहीं पर धारा 61 आती है, डिसोल्यूशन की बात। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो हैं वो सोसाइटी को निर्देश देते हैं कि भाई अब विघटन यानी डिसोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी करो। इसमें क्या क्या आता है? सारी प्राप्तियां वसूलना, मतलब जो पैसा आना है वो लेना, सारी देनदारियों का भुगतान करना, जो देना है वो चुकाना, और फिर जो संपत्ति बच गई उसका हिसाब देना। ठीक है। सोसाइटी को ये भी बताना होता है कि अगर कोई संपत्ति बची है तो वो किस दूसरे मौजूदा सोसाइटी को दी जाए जिसके उद्देश्य मिलते जुलते हों। ये दिलचस्प है कि संपत्ति
किसी मिलती जुलती सोसाइटी को ट्रांसफर करने की बात है, लेकिन अगर मान लीजिए सोसाइटी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दे पाती या रजिस्ट्रार को लगता है कि जो नाम दिया है वो ठीक नहीं है, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार उस प्रस्तावित सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी, उसके उद्देश्य सब जांचते हैं। ओके। वो या तो ट्रांसफर को मंजूरी दे सकते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि कोई सूटेबल सोसाइटी नहीं है तो वो निर्देश दे सकते हैं कि संपत्ति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जमा करा दो। अच्छा। एक और स्थिति भी हो सकती है, अगर सोसाइटी में कोई गवर्निंग बॉडी या जनरल बॉडी ही ना बची हो जो ये डिसोल्यूशन का काम कर सके, हाँ, ये भी मुमकिन है। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या तो सदस्यों की एक कमेटी बना सकते हैं या खुद ही इस काम को पूरा करवा सकते हैं। और आखिर में जो बची हुई संपत्ति है उसका क्या होता है? सारी देनदारियां चुकाने के बाद जो भी प्रॉपर्टी बचती है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, चल या अचल, पहली कोशिश यही रहती है कि उसे किसी दूसरी मौजूदा सोसाइटी को दिया जाए जिसके उद्देश्य समान हो। अगर ये मुमकिन नहीं हो पाता तो सारी संपत्ति आखिर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की देखरेख में चली जाती है। इससे यह पक्का होता है कि संपत्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने देखा कि हरियाणा में किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कुछ खास वजहों से रद्द हो सकता है, जैसे नियमों का उल्लंघन, दिवालियापन, धोखाधड़ी या गैरकानूनी काम। जी। लेकिन ये अचानक या मनमाने ढंग से नहीं होता। एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें जांच है, नोटिस है, सोसाइटी को सुनवाई का मौका है और यहाँ तक कि जनता की आपत्तियां भी शामिल हैं। बिल्कुल सही। और रद्दीकरण के फौरन बाद सोसाइटी को अपना काम बंद करना होता है, सिवाय उन कामों के जो बंद करने की प्रक्रिया यानी वाइंडिंग अप के लिए जरूरी है। हाँ, और एक अहम बात ये भी कि पदाधिकारियों की देनदारी खत्म नहीं होती। जी, वो बनी रहती है। और अंत में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पूरे डिसोल्यूशन प्रोसेस को डायरेक्ट करते हैं। वो पक्का करते हैं कि देनदारियां निपट जाएं और जो भी संपत्ति बचे वो या तो समान उद्देश्यों वाली दूसरी सोसाइटी को मिले या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंप दी जाए। ये पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित, काफी स्ट्रक्चर्ड लगती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो नियम कायदे हैं, ये सोसाइटियों की अपनी स्वायत्ता, मतलब उनके आजादी से काम करने की क्षमता और उन पर जरूरी रेगुलेशन रखने की जरूरत के बीच एक संतुलन कैसे बनाते हैं। एक अच्छा सवाल है। और एक सवाल और भी आता है मन में, जब किसी भंग हुई सोसाइटी की संपत्ति किसी दूसरी संस्था को दी जाती है, तो क्या उसका जो मूल उद्देश्य था, जो मिशन था, वो सच में कहीं और जिंदा रह पाता है? इस पर भी सोचा जा सकता है। हाँ, ये विचार करने लायक पहलू है।